और सीएम योगी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस राज्य में बन पाए थे। आज हम लोगों ने 45 जनपदों में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है, जिसमें शासन और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर के 65 मेडिकल कॉलेज वहां पहले से चल रहे हैं। लेकिन साथ ही 14 अन्य मेडिकल कॉलेज वर्तमान में निर्माणाधीन है और 16 जनपदों में केंद्र और राज्य शासन के साथ पीपीपी मोड पर हम लोग निजी क्षेत्र को भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा है, दूर दराज के क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा है और मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य विभाग की टीम दूर दराज के गांवों में जाकर के लाखों लोगों को प्रति सप्ताह निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिस प्रकार की सुविधाएं आयुष्मान भारत के अंदर प्राप्त हो रही हैं, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर अत्यंत अभिनंदनीय है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। आज एम्स रायबरेली का उद्घाटन इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस अवसर खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम लेबोरेटरीज का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। प्रदेश के प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के निवासियों को इन बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हृदय से अपनी शुभकामना देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार उनके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जमीनी धरातल पर मिशन के रूप में ले जाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से रायबरेली वासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं और उन्हें और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनकी आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ पे परिणाम देगी। आप सबके प्रति शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। हम मंचासीन समस्त अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि मंच के सामने जाकर अपना आसन ग्रहण करें। तो सीएम योगी को अभी आप लाइव सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है, जहां उन्होंने समुद्र के अंदर पानी में डुबकी लगाई। पीएम मोदी उस स्थान पर गए जहां जलमग्न द्वारका शहर है। यहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। वहीं पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि यह एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया और फिर पीएम ने द्वारका की जनता को 52,250 करोड़ की सौगात दी। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही इस दौरान पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला।
आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकर केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा।
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए, जहां इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए जिसे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ 24 घंटे इस देश में अन्याय होगा। नफरत का कारण अन्याय है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ दिया है। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा, तो नफरत का कारण अन्याय है, और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 85। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा को यूपी में झटका लगा है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कुछ देर बाद ही वह दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। रितेश पांडे उन 9 सांसदों में से शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में लंच किया था। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना,
ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो, और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो, हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है, और उसी के साथ साथ मैं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया के साथ। और वहीं रितेश पांडे के इस्तीफे पर मायावती का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने रितेश का बिना नाम लिए प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बसपा राजनीतिक दल के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है। इसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों को सही से पालन किया है। ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव है, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और निगेटिव चर्चा में बने हुए हैं। और वहीं रितेश पांडे के बीएसपी से इस्तीफा देने पर कांग्रेस नेता अजय राय ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीएसपी के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव आगरा में राहुल गांधी का स्वागत करने आ रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। जो बीजेपी में जा रहे हैं वे पद के लालच में जा रहे हैं, वे सत्ता में जाना चाहते हैं। बीएसपी के जो लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं वे संघर्ष करने और लड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं, अभी एक बसपा के सांसद हमारे यहाँ अभी आगरा में राहुल जी का स्वागत करने आ रहे हैं। श्याम सिंह यादव जी जो सांसद हैं, जौनपुर से मेंबर पार्लियामेंट हैं, और राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे, बसपा के एमपी है। तो निश्चित तौर से जब जो देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। जो भाजपा में जा रहे हैं वो तो पद के लालच में जा रहे हैं, उनको पद चाहिए और सत्ता में जाना चाहते हैं। पर जो बसपा के लोग या अन्य लोग वो हमारे कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वो संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आ रहे हैं। और अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने निजी आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जन सुनवाई के लिए केंद्रीय मंत्री के आवास पर भारी भीड़ उमड़ी पड़ी थी। बढ़ते आगे, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट वाहन पलटने का मामला सामने आया, जहां हादसे में घायलों को देखने सीएम योगी सेंटर पहुंचे। बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि लखनऊ पुलिस कमिश्नर जेसीपी और डीएम ट्रॉमा सेंटर पर मौजूद है। वहीं अब सीएम योगी और डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए हैं। और वहीं मथुरा में होली के त्योहार की तैयारी बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है और दूर दराज से श्रद्धालु अपने कान्हा के साथ होली खेलने कृष्णनगरी पहुंचते हैं, क्योंकि कृष्णनगरी में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भक्तों ने फूलों की होली खेली, जहां आरती के बाद भक्त और भगवान के बीच गुलाल
गुलाब और गेंदा के फूलों से होली खेली गई। साथ ही श्री राधा रानी और राधा रमन लाल का चांदी के थालों में सेवित किया गया गुलाल भक्तों पर बरसाया गया। बता दें कि आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं बताया जा रहा है कि मंदिर में 25 फरवरी से रसिया गायन भी शुरू हो गया है, जो 25 मार्च तक राजभोग के दर्शन के समय निरंतर गाए जाएंगे। और होली का सीजन आ गया है, ऐसे में कान्हा की नगरी वृंदावन में अभी से इसकी धूम देखने को मिल रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रविवार को मथुरा में भारी जन सैलाब भी उमड़ा। भारी संख्या में मथुरा पहुंचे श्रद्धालुओं ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की गलियों और आसपास के क्षेत्र समेत सभी प्रमुख मार्गों पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पूरे तरीके से तगड़े इंतजाम किए गए थे और जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं हरदोई में ताबड़तोड़ चोरियों से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल बीती रात रिटायर्ड इंजीनियर, रिटायर्ड अध्यापक और आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक के घर लाखों की चोरी हो गई। वहीं एक साथ 3 जगह चोरी से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाँ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।